और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूँ, वह भी न्यू दिल्ली की एक एबंडेंट बिल्डिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। ये एक नया चैनल है, जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। नई दिल्ली के दिल में एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत है जो वर्षों से वीरान पड़ी है। इसे लोग भूतिया इमारत के नाम से जानते हैं। यह इमारत समय के साथ टूट चुकी है और इसके चारों ओर की दीवारों पर काई जम गई है। मैं अरुण एक फ्रीलांस पत्रकार हूं और मुझे इस इमारत के रहस्यों को उजागर करने का जुनून सवार हुआ। एक शाम मैंने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ इस इमारत की ओर रुख किया। जैसे ही मैं इमारत के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ अजीब था, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय मुझे अंदर खींच ले गया। इमारत के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर ओर टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से भरी जमीन थी। अंधेरे कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और एक अप्रिय गंध हवा में फैली हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और ध्यान से इमारत की जांच शुरू की। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और शिलालेख दिखाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी रुचि बढ़ी और मैंने उन शिलालेखों की तस्वीरें लेना शुरू की। तभी अचानक मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी खोज जारी रखी। कुछ देर बाद मैंने एक कमरा देखा जिसमें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। मैं अलमारी के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। मैंने जोर लगाया और आखिरकार अलमारी खुल गई। उसके अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी को उठाते ही मुझे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। मैंने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें किसी का लिखा हुआ था, शायद उस इमारत में रहने वाले किसी व्यक्ति का। डायरी में लिखा था कि कैसे वह व्यक्ति और उसका परिवार इस इमारत में रहने आए थे और धीरे धीरे अजीब घटनाओं का सामना करने लगे थे। उनके बच्चे रात में चीखते थे और उन्हें अनजान छायाएं दिखाई देती थीं। डायरी में एक विशेष तारीख का जिक्र था, 15 अगस्त 1984। उस रात कुछ भयानक हुआ था। पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से ही इस इमारत को भूतिया माना जाने लगा। मैंने डायरी को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि इसमें छुपे रहस्य को जानने के लिए मुझे और गहराई में जाना होगा। तभी मुझे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुल गया था। मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा और भीतर झांका। वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक तहखाना था जो और भी डरावना था। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई और मैं अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराहट में टॉर्च को झटका दिया और वह फिर से जल उठी। तब मैंने देखा कि एक परछाई मेरे सामने खड़ी थी। मैंने डरते डरते उससे पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके इशारे से मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह मुझे एक पुराने लकड़ी के तख्ते के पास ले गई। मैंने तख्ते को उठाया और वहां एक छोटा सा दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। बच्चा बोला, मैं राघव हूं। मेरा परिवार यहां रहता था, पर एक रात सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज में दर्द और भय था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था उस रात? राघव ने बताया कि उस रात एक अनजान आदमी उनके घर में घुस आया था और उसने उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी थी। केवल राघव बचा था, लेकिन वह भी उस दिन के बाद से कभी बाहर नहीं जा पाया। उसकी आत्मा इस इमारत में कैद हो गई थी। तुम्हारी आत्मा यहां से क्यों नहीं जा पा रही?
मैंने पूछा। राघव ने कहा, मेरे परिवार की आत्माएं भी यहां भटक रही हैं। हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक हमारा कातिल पकड़ा नहीं जाता। मैंने उसकी मदद का वादा किया और इमारत से बाहर निकल आया। मैंने पुलिस को सूचना दी और उनके साथ मिलकर उस कातिल की खोज शुरू की। कई सालों की मेहनत के बाद हम उस कातिल को पकड़ने में सफल रहे। जब मैंने राघव को यह खुशखबरी सुनाई तो उसकी आत्मा मुस्कुराई और उसने कहा, अब हम शांति से जा सकते हैं। धन्यवाद अरुण। उसकी आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और इमारत में एक अजीब सी शांति छा गई। इस घटना के बाद से वह इमारत फिर से सामान्य हो गई। अब वहां कोई भूतिया गतिविधि नहीं होती और लोग वहां बिना किसी डर के जा सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह कहानी और राघव की आत्मा की शांति की कहानी बसी रहेगी। राघव की आत्मा के विलीन होने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैं वापस घर लौटा और उस रात गहरी नींद सोया, लेकिन मेरे मन में अभी भी उस इमारत की यादें ताजा थीं। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया और उस कातिल से मिलने का निर्णय लिया जिसे हमने पकड़ लिया था। जेल में वह कातिल एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने उससे पूछा, तुमने उस परिवार की हत्या क्यों की? वह कातिल हंसते हुए बोला, तुम समझ नहीं सकते, वह इमारत शापित है। मैंने बस उसे मुक्त करने की कोशिश की थी। मैंने हैरानी से पूछा, शापित? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने बताया कि कई साल पहले उस इमारत में एक तांत्रिक का निवास था। उसने वहां कई काले जादू के अनुष्ठान किए थे। जब उसके अनुष्ठान असफल हो गए तो उसने अपनी आत्मा को उस इमारत में कैद कर लिया। तभी से वह इमारत शापित हो गई थी और जो भी वहां रहने आता उसे बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता। उस कातिल ने कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं उन लोगों को मार दूं तो शायद इस शाप का अंत हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मैं इस शाप का हिस्सा बन चुका हूं। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। क्या सच में उस इमारत में कुछ शापित था? क्या राघव का परिवार सिर्फ शुरुआत था? मैंने फैसला किया कि मुझे इस मामले की गहराई में जाना होगा। मैंने उस इमारत के इतिहास की जांच शुरू की और धीरे धीरे कई रहस्य सामने आए। पता चला कि वह तांत्रिक, जिसका नाम अशोक था, ने कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई थी और उनकी आत्माओं को उस इमारत में कैद कर दिया था। मैंने कुछ विशेषज्ञों से संपर्क किया और उनसे सलाह ली। उन्होंने बताया कि अशोक की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस अनुष्ठान की तैयारी करने लगा। रात का समय था जब हम सब इमारत के अंदर प्रवेश किए। हमने अनुष्ठान शुरू किया और हर ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत जीवित हो गई हो। हमने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। हमने देखा कि एक काली छाया हमारे सामने खड़ी थी। वह अशोक की आत्मा थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका चेहरा विकराल था। हमने डर को नजरअंदाज कर मंत्रों का जाप जारी रखा। धीरे धीरे वह छाया कमजोर पड़ने लगी और अंततः विलीन हो गई। इमारत में एक बार फिर शांति छा गई। हम सब ने राहत की सांस ली और बाहर आ गए। उस दिन के बाद से वह इमारत पूरी तरह से सामान्य हो गई और वहां कोई भी शापित गतिविधि नहीं हुई। नई दिल्ली की उस भूतिया इमारत की कहानी अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह सवाल रहेगा कि क्या सच में हम उस शाप को पूरी तरह से समाप्त कर पाए हैं या कहीं न कहीं वह शाप अभी भी छिपा हुआ है। जो भी हो, मैंने एक नई शुरुआत की और अपने जीवन में आगे बढ़ा। लेकिन हर बार जब मैं उस इमारत के पास से गुजरता हूं तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और मैं सोचता हूं कि कभी कभी हमारे सामने जो दिखता है उससे कहीं अधिक गहरे रहस्य छिपे होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में वह घटना हमेशा गूंजती रही। मैंने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, नई कहानियों और रहस्यों की खोज में लगा रहा। लेकिन उस भूतिया इमारत का रहस्य मुझे चैन से बैठने नहीं देता था। एक रात मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब मुझे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। हेलो, अरुण बोल रहे हैं? एक कमजोर सी आवाज आई। हाँ, मैं अरुण हूं। आप कौन? मैंने पूछा। मेरा नाम प्रिया है, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। किस तरह की मदद? मैंने उत्सुकता से पूछा।
मुझे कुछ अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। मैं उसी इमारत के पास रहती हूँ जिसके बारे में आपने लिखा था। मुझे लगता है कि वहां कुछ अब भी गलत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसने आग्रह किया। मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ डरी हुई हो, लेकिन कुछ अंदर से मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने हामी भर दी और अगले दिन उसके मिलने की योजना बनाई। अगले दिन जब मैं प्रिया से मिला तो उसने बताया कि उसने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं और कभी-कभी छायाएं भी देखी हैं। मैंने उसके डर को गंभीरता से लिया और तय किया कि हमें एक बार फिर उस इमारत की जांच करनी होगी। रात का समय था जब हम दोनों उस इमारत के पास पहुंचे। वहां एक अजीब सी शांति थी। हमने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया और चारों ओर देखने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रिया की घबराहट स्पष्ट थी। हमने एक एक करके सभी कमरे देखे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी अचानक हमें फिर से वह तहखाने की सीढ़ियां मिली। मैं जानता था कि वहीं असली रहस्य छुपा है। हमने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। तहखाने में वहीं ठंडक और अजीब गंध थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। तभी प्रिया चिल्लाई, वहां देखो। मैंने उसकी ओर देखा और पाया कि दीवार पर फिर से वही खून के धब्बे और आकृतियां उभर आई थीं। यह स्पष्ट था कि वहां कुछ था जो अभी भी शांति नहीं पा सका था। हमने उन आकृतियों की जांच की और पाया कि वे कुछ विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। हमें समझ में आया कि हमें एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस बार हमें अधिक सावधानी बरतनी होगी। हमने कुछ आवश्यक सामग्री जुटाई और एक विशेषज्ञ की मदद से नए अनुष्ठान की तैयारी की। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हमने अनुष्ठान शुरू किया। हमने मंत्रों का जाप किया और चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और कमरे की दीवारें हिलने लगीं। प्रिया और मैं डरे हुए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने मंत्रों का जाप जारी रखा और एक नई शक्ति का अनुभव किया। तभी एक बड़ा धमाका हुआ और हमारे सामने एक विकराल आकृति प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक अशोक की आत्मा थी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, उसने गर्जना की। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने मंत्रों का जाप और तेज किया और देखा कि वह आकृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अशोक की आत्मा चिल्लाते हुए विलीन हो गई। पूरी इमारत में शांति छा गई। हमने राहत की सांस ली और ऊपर की ओर बढ़े। जब हम बाहर आए तो हमने महसूस किया कि इमारत की पूरी ऊर्जा बदल गई थी। वहां अब कोई बुरी शक्ति नहीं थी। प्रिया ने मुझे धन्यवाद दिया और मैंने उसे आश्वासन दिया कि अब सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद से वह इमारत पूरी तरह से सामान्य हो गई। हालांकि मैंने उस शाप को समाप्त कर दिया था, लेकिन मेरे मन में यह एहसास था कि दुनिया में कई और रहस्य छुपे हैं जिन्हें उजागर करने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन को इन रहस्यों की खोज में समर्पित कर दिया और हर नई कहानी के साथ एक नया रोमांच जिया। लेकिन हर बार जब मैं उस भूतिया इमारत के पास से गुजरता हूं तो मुझे राघव, प्रिया और उस तांत्रिक अशोक की याद आ जाती है और मैं सोचता हूं कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। दिल्ली की सर्दियों की रातें हमेशा एक अलग ही एहसास देती हैं। वो ठंडी हवाएं जो शरीर के अंदर तक चुभ जाती हैं, वो पुरानी गलियां जिनमें अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे ही एक रात मैं और मेरे दोस्त रोहन ने तय किया कि हम पुरानी दिल्ली के एक बहुत मशहूर लेकिन अब वीरान पड़े महल की तरफ चलेंगे। इस महल के बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता था कि वहां आत्माएं बसती हैं, तो कोई कहता था कि वहां गुप्त खजाना छिपा हुआ है। जब हम महल पहुंचे, रात के करीब 11 बज रहे थे। महल का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन हमने पीछे की दीवार से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। महल के अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने हमें ठंडे पानी में डाल दिया हो। रोहन ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों के चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। हम दोनों जानते थे कि यह जगह हमारे लिए किसी रोमांच से कम नहीं थी। महल के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जगह जगह जाले लटके हुए थे। अचानक हमने एक कमजोर सी रोशनी देखी। वह रोशनी महल के सबसे अंदर वाले कमरे से आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में पहुंचकर हमने देखा
कि वहां एक पुराना मोमबत्ती जल रहा था और उसके चारों ओर कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थी। रोहन ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। अचानक उसने एक पन्ना पलटा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुझे वह पन्ना दिखाया जिसमें एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन वह बहुत ही डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। तभी हमें एक धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हमसे बातें कर रहा हो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। हमने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने कहा, यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से निकलते हैं। मैंने भी सहमति में सिर हिला दिया और हम बाहर की ओर बढ़ने लगे। हम अभी महल के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी पीछे से किसी ने हमें आवाज दी। हम दोनों ने मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम दोनों ने डरते डरते उससे पूछा, आप कौन हैं और ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस महल की रक्षक हूं। यहाँ एक समय था जब यह महल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन एक काले जादूगर ने इस महल पर कब्जा कर लिया और यहाँ के सभी लोगों को मार डाला। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं, न्याय की तलाश में। हम दोनों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और महल से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी। लेकिन जब हमने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुल गया। हमें बड़ी राहत मिली और हम दोनों तेजी से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हमने देखा कि बाहर का वातावरण अचानक बदल गया था। सब कुछ धुंधला और अजीब सा लग रहा था। रोहन ने मेरी तरफ देखा और कहा, यार, मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो इस रहस्य को सुलझा सके। मैंने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। हम दोनों फिर से महल के अंदर गए और उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगे। इस बार हम सीधे उसी कमरे में पहुंचे जहां हमने मोमबत्ती देखी थी। वहां पहुंचकर हमें एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही हमें उसमें एक पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि महल के सभी आत्माओं को मुक्त करने का तरीका क्या है। हमें एक विशेष मंत्र का पाठ करना था, लेकिन उसके लिए हमें महल के सबसे गहरे कोने में जाना होगा। हम दोनों ने तय किया कि हम यह करेंगे। महल के अंदर गहरे उतरते उतरते हमें कई भयानक दृश्य देखने को मिले। अचानक हमें वह जगह मिल गई जहां मंत्र का पाठ करना था। हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। वह काला जादूगर हमारे सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसने हमें मारने की धमकी दी, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हमने मंत्र का पाठ जारी रखा और अचानक एक तेज रोशनी फैली। जादूगर चीखता हुआ गायब हो गया और हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम महल के बाहर थे। बाहर का वातावरण सामान्य था और हमें महसूस हुआ कि हमने आत्माओं को मुक्त कर दिया है। लेकिन जब हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वह अब रोहन नहीं था। मैंने डरते डरते उससे पूछा, रोहन, तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज में कहा, रोहन अब नहीं है, अब मैं यहाँ का रक्षक हूं। मैं चीखते हुए वहां से भागा और आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, वह महल अब भी आत्माओं का घर है और मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रोहन के गायब होने और उस भयानक अनुभव के बाद मुझे लगातार बुरे सपने आते रहे। दिल्ली की पुरानी गलियों में घूमते हुए मुझे हर जगह वही महल और रोहन का चेहरा दिखाई देता था। मैंने कई बार कोशिश की उस घटना को भूलने की, लेकिन वह मेरे जहन से कभी नहीं मिट सका। एक दिन मैं अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों के साथ एक रियूनियन में गया। वहां मुझे प्रियंका मिली, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विशेषज्ञ थी। मैंने उससे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने ध्यान से सुना और कहा, हमें फिर से उस महल में जाना होगा। तुम्हारे और रोहन के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। हमें जानना होगा कि आखिर क्या हुआ था। मैं पहले तो हिचकिचाया, लेकिन प्रियंका के आत्मविश्वास ने मुझे हिम्मत दी। हम दोनों ने तय किया कि हम फिर से महल जाएंगे, लेकिन इस बार हम तैयारी के साथ जाएंगे।
प्रियंका ने कई उपकरण और तंत्र मंत्र की पुस्तकें साथ रखी। हमें विश्वास था कि इस बार हम पूरी सच्चाई जानकर ही वापस लौटेंगे। हम फिर से उसी महल के दरवाजे पर पहुंचे। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। हम अंदर घुसे और हर कदम सोच समझ कर रखा। प्रियंका ने अपने उपकरण सेट किए और हमें महसूस हुआ कि वहां वाकई में कुछ अनहोनी शक्तियां मौजूद थीं। अचानक हमें फिर से वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रियंका ने उससे कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। हमें बताओ कि आखिर उस रात क्या हुआ था। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और बोली, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस कमरे में चलो जहां वह मंत्र पढ़ा गया था। हम दोनों उसके पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंचे। वहां पहुंचकर हमें रोहन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और शक्ति के अधीन हो। प्रियंका ने तुरंत अपने उपकरण चालू किए और एक विशेष मंत्र का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण बदल रहा है। अचानक एक तेज रोशनी फैली और रोहन का चेहरा सामान्य होने लगा। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत लौट आई। उसने हमें देखा और बोला, मुझे बचाओ। प्रियंका ने अपने मंत्र का पाठ जारी रखा और अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह काला जादूगर फिर से प्रकट हुआ। उसने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने अपने तंत्र मंत्र से उसे रोक दिया। जादूगर चीखता हुआ गायब हो गया और रोहन बेहोश हो गया। जब रोहन को होश आया तो उसने हमें बताया कि वह उस काले जादूगर की कैद में था। उसने कहा, जब मैंने उस पांडुलिपि को पढ़ा था तब मैं उसकी चपेट में आ गया था। वह मुझे अपने अधीन कर चुका था और तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता था। हम तीनों ने महल से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही हमें महसूस हुआ कि महल अब भी डरावना था, लेकिन इस बार हमने आत्माओं को मुक्त कर दिया था। हमने तय किया कि हम उस महल की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे ताकि कोई और वहां ना फंसे। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किस ने कमेंट किया था। पहले नंबर पर है हाइटेश, दूसरे नंबर पर है बंटी लुधियाना, तीसरे नंबर पर है ओलिविया संगमा, चौथे नंबर पर है विकली बंगा, पांचवी नंबर पर है जितेंद्रा 6 नंबर पर है मुस्कान 7वें नंबर पर है मोइन खान 8वें नंबर पर है आसिफ 9 नंबर पर है संगमा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।